थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो है वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और इनकी जो ट्रायर्किक थ्योरी है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी मानी जाती है, क्योंकि उसमें इन्होंने सोशल कॉन्टेक्सुअल फैक्टर्स इंक्लूड किए हैं, साथ में ह्यूमन एबिलिटीज़ को भी इंक्लूड किया है। सोशल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि हमारे आसपास की चीज़ें जो हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी इंटेलिजेंस क्या है। कॉन्टेक्सुअल फैक्टर्स मतलब हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें और हमारी खुद की एबिलिटीज़ क्या हैं, उन सबको मिला के इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई है इंटेलिजेंस की। और ये ऐसा मानते थे कि इनसे पहले जितनी भी थ्योरीज बनी थी वो टोटली इनकम्प्लीट थी, इनकरेक्ट थी। सो कॉन्सिक्वेंटली हिज थ्योरी लाइक गार्डनर्स टेक्स इनटू अकाउंट क्रिएटिव और म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इनकी थ्योरी में भी इन्होंने क्रिएटिविटी की बहुत बात करी है, बट इन्होंने अपनी थ्योरी में इतनी सारी डिफरेंट इंटेलिजेंसेज नहीं बताई हैं जैसे गार्डनर की थ्योरी में हमने देखा था। इन्होंने उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक इन्होंने बोला एनालिटिकल होती है, दूसरा प्रैक्टिकल होती है। तो इनकी थ्योरी में ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि 2 ही कैटेगरीज होती हैं। एक होती है एनालिटिकल जिसमें हमारी एकेडमिक भी आ जाती है, दूसरी प्रैक्टिकल होती है। अब एनालिटिकल प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे एनालिटिकल प्रॉब्लम्स होती है जिसमें आपको एनालाइज करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है, उसका आंसर निकालना पड़ता है, किसी एक तरीके से उसका आंसर निकल के आता है, वो एनालिटिकल प्रॉब्लम हो गई। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग होती है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है जिसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस हों, जिसके एवरीडे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें आपको मोटिवेशन और पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती है। तो एनालिटिकल हो गई एक तरीके से आप जो एकेडमिकली जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, प्रैक्टिकल हो गया जो आपकी डेली लाइफ में जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो इस ऐसे 2 तरह की हमारी इंटेलिजेंस होती है जो इस तरह के काम करती हैं। स्टर्नबर्ग की थ्योरी में फिर 3 वो हैं, 3 फेसेट्स कह लो या फिर आप सब थ्योरीज कह लो उनको। तो 3 सब थ्योरीज हैं। जैसे पहला है कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी। यहाँ पे मैं आपको एक बार इसका डायग्राम भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहे हैं 3 फेसेट्स हैं, एक कॉम्पोनेंशियल है, एक्सपीरियंशियल है, कॉन्टेक्सुअल है। So componential subtheory which outlines the structure and mechanisms that underlie intelligent behavior, categorized as metacognitive, performance, knowledge acquisition। और ये सारी चीजें componential में आती है, जो कि एक तरीके से आपकी मैकेनिज्म को, इंटेलिजेंस के मैकेनिज्म को और उसके स्ट्रक्चर को समझाता है। componential में जैसे मेटा कंपोनेंट्स आ जाते हैं। मेटा कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जितने भी आपके कॉग्निशन से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, थिंकिंग, लर्निंग, उसके बारे में जब आप सोचते हो, दैट इज मेटा कंपोनेंट। परफॉर्मेंस से रिलेटेड जब आप एक्चुअली में परफॉर्म करते हो किसी चीज को। एक्विजिशन का मतलब जब आप लर्न करते हो, इन्फॉर्मेशन को सुनते हो, उसको समझते हो और उसको एक्वायर करते हो। सो कंपोनेंशियल में आपकी ये तीनों चीजें आ जाती है, मेटाकॉग्निटिव, परफॉर्मेंस एंड नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट आ जाता है। फिर दूसरी आपकी है एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी। एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी क्या है? दैट प्रपोजेस इंटेलिजेंट बिहेवियर टू बी इंटरप्रेटेड अलोंग अ कॉन्टिन्यूम ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम नॉवल टू हाईली फेमिलियर टास्क। मतलब कि कोई पर्सन जो बिल्कुल ही नया है किसी टास्क को लेके और कोई पर्सन जो बहुत हाईली एक्सपीरियंस्ड है। ये न्यू है, ये जो इस साइड जो पर्सन है, सपोज ये पहली बार कोई टास्क कर रहा है और ये वाला जो पर्सन है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जो बहुत बार कर चुका है। इस कॉन्टिन्यूम में कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस जो है वो आती है और वो धीरे धीरे इस लेवल से इस लेवल पे पहुंच जाती है एक्सपीरियंस के साथ। तो इसमें आपकी नोवेल्टी, ऑटोमेशन, ये सब चीजें आएंगी। नोवेल्टी मींस कोई पहली बार कोई काम कर रहे हो, कोई नया काम कर रहे हो। और ऑटोमेशन मतलब जब आप इतने एक्सपीरियंस हो जाते हो कि आपको बिना सोचे आप वो काम कर लेते हो, बिना ज्यादा दिमाग लगाए। तो ये हमारी एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस कही जाती है। और इसमें पहली चीज आ गई कि दैट इंटेलिजेंट बिहेवियर बी इंटरप्रेटेड अलॉन्ग द कॉन्टिन्यूम ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी जितना भी आपका एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपकी इंटेलिजेंस बिहेवियर को देखा जाएगा। सेकंड है द कॉन्टेक्सुअल सब थ्योरी। फिर उसके बाद तीसरी चीज आती है कॉन्टेक्सुअल, जिसमें अडेप्टेशन, कॉन्टेक्स्ट का मतलब एनवायरमेंट होता है। तो अडेप्ट करना, सेलेक्ट करना, एनवायरमेंट को अपने हिसाब से शेप करना। ये लाइन नीचे एक्स्ट्रा है तो आप उससे कंफ्यूज मत होना, हम इन तीनों पे ही ध्यान देंगे। तो इस तरीके से इस कॉन्टेक्स्ट में वो बता रहे हैं कि कैसे इंटेलिजेंस को हम डिफाइन करेंगे हमारे सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, और कैसे हम उसमें अपने आप को अडेप्ट करते हैं और कैसे हम अपने लिए बेटर एनवायरमेंट ढूंढ के अपने आप को शेप करते हैं, अपने बिहेवियर को। इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग, अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटेलिजेंस इंटेल्स द इंटरेक्शन ऑफ दीज 3 सब थ्योरीज। मतलब कि जब हम इन तीनों थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे और इन तीनों थ्योरीज को हम जानेंगे तब हमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इंटेलिजेंस होती क्या है। तो ये तीनों ही हमारे ऐसे मेंटल प्रोसेसेस हैं जो हमारे बिहेवियर की कॉज होते हैं। जो हमारा बिहेवियर, जो भी हम बिहेव करते हैं, उसमें ये तीनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसलिए हमें इंटेलिजेंस को समझने के लिए इन तीनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब इसके डिटेल में हम जाएंगे कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल फेसेट में। पहली वाली जो ये वाली कैटेगरी है जो इसको पढ़ेंगे, दिस वन, इस कैटेगरी को पढ़ेंगे, कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल फेसेट और सब थ्योरी। सो इसमें क्या है, पहले तो मैंने आपको बताया एनालिटिकल वर्ड आ रहा है जिसका मतलब है यहाँ पे वो एकेडमिक एनालिसिस की बात कर रहे हैं, एकेडमिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क की बात कर रहे हैं। मतलब जो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क में बहुत अच्छे होते हैं, जो हर एक प्रॉब्लम का जो सिंगल आंसर होता है वो फटाफट से निकाल लेते हैं। अगर उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम दी जाए जिसका एक ही आंसर निकल के आएगा, वो उसको जल्दी से सॉल्व करके उसका आंसर निकाल देंगे। इट इज सिमिलर टू स्टैंडर्ड साइकोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे ये बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जैसे हमने पहले इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, जो साइकोमेट्रिक के ऊपर बेस्ड है, जिसमें वो कैपेसिटी की, कैपेबिलिटी की बात करते हैं कि हमारी कितनी केपेबल है हम लोग, कितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी है हमारे अंदर, जो साइकोमेट्रिक अप्रोच बोलती है। तो यहाँ पे वो इंटेलिजेंस को एकेडमिकली ज्यादा वो डिफाइन कर रहे हैं कि जैसे हम एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाना, एनालॉजीज को सॉल्व कर पाना, पजल्स को सॉल्व कर पाना, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये आ जाता है इसके अंदर। फिर स्टर्नबर्ग कंसीडर दैट दिस रिफ्लेक्ट्स हाउ इंडिविजुअल रिलेट्स हिज इंटरनल वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हैं एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इज बेस्ड ऑन जॉइंट ऑपरेशन ऑफ मेटा कंपोनेंट एंड परफॉर्मेंस कंपोनेंट। अब ये बोल रहे हैं कि जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस है वो अकेले काम नहीं करती है, वो दोनों के साथ मिलकर करती है, जो मेटा कंपोनेंट और परफॉर्मेंस कंपोनेंट है, जो बाकी दो चीजें हैं इसके अंदर। अब मेटा कंपोनेंट क्या है?
कंट्रोल, मॉनिटर, इवैल्यूएट कॉग्निटिव प्रोसेस। तो हमारे जितने भी कॉग्निटिव प्रोसेस है मेटा कंपोनेंट उसको कंट्रोल करते हैं, जिसको हम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी कहते हैं। सो दीज आर द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस टू ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइज परफॉर्मेंस एंड नॉलेज एक्विजिशन। तो जो नॉलेज हमें मिल रही है उसको किस तरीके से ऑर्डर में लगाएं और उसको किस तरीके से समझें, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें। मतलब जब भी हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ चलती रहती है कि अच्छा इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, एक सीक्वेंस बनती रहती है इन्फॉर्मेशन की। अगर हम सीक्वेंस को तोड़ देते हैं, सपोज मैं आपको इसी में पढ़ाते पढ़ाते जंप करके लास्ट में आ जाऊँ, तो आपकी वो सीक्वेंस टूट जाएगी बीच में, तो आपको बहुत डिस्टर्बेंस होगी कि इसके बीच का पार्ट कहाँ चला गया। तो ऐसे ही जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो हमें एक ऑर्गेनाइज फैशन में पढ़ना होता है। हमें एक ऑर्गेनाइज, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, आपको कोई स्टोरी भी सुना रहा है तो आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से सुननी अच्छी लगती है, ना कि बीच बीच में जंप करके। तो वो जो ऑर्गेनाइज तरीके से एक्वायर कर रहे हो आप इन्फॉर्मेशन को, उसमें आपके हायर ऑर्डर प्रोसेसेस, आपके कॉग्निशन काम कर रहा है, आपके माइंड के जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस है वो काम कर रहे हैं, जिनको हम हायर ऑर्डर प्रोसेसेस कहते हैं। और वही हमारे मेटा कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए हमें कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में जब हम सोचते हैं तो इसमें हम बहुत ज़्यादा दिमाग जब लगाते हैं ना कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, तो उसको मेटा कंपोनेंट बोलते हैं। फिर आता है परफॉर्मेंस कंपोनेंट, मतलब कि जब आप एक्चुअली में परफॉर्म करते हो तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप वो सब कर रहे हो जो अभी आप सोच रहे थे। तो they are cognitive processes that enable us to encode stimuli, hold information in short term memory, make calculation, perform mental calculation, mentally compare different stimuli। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप पहले स्टिमुलाई को एनकोड कर रहे हो, मतलब जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप उसको समझ रहे हो, उसको थोड़ी देर के लिए आप अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आप पढ़ते जा रहे हो, जैसे ये थोड़ी देर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी जहाँ पे आप इसको समझोगे, कैलकुलेशंस करोगे, अगर मैथ पढ़ रहे हो तो, या स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो तो कैलकुलेशंस भी करोगे, फिर मेंटल कैलकुलेशन करोगे, एक्चुअल भी करोगे, मेंटली भी करोगे, मेंटल कंपेयर करोगे स्टिमुलाई को। इस चीज को परफॉर्मेंस कंपोनेंट कह रहे हैं, मतलब कि आप सिर्फ सोच नहीं रहे हो, सोचने का काम आप यहाँ कर रहे थे कि मुझे कैसे करना चाहिए, अब उस सोच को आप एक्चुअली अपने माइंड में परफॉर्म कर रहे हो, तो ये परफॉर्मेंस कंपोनेंट है आपकी इंटेलिजेंस का। और ये सब करते करते वो आपके माइंड में लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन है, और वो परमानेंटली आपको समझ में आ जाएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन तभी जाती है जब हम उसको इलेबोरेट करते हैं। तो अब आप इतना इलेबोरेट कर रहे हो, पहले आप उसको सुन रहे हो, फिर आप उसके बारे में दिमाग लगा रहे हो, सोच रहे हो कि हमें उसको कैसे सीरीज में एक एक करके सुन के उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, उसके ऊपर कैसे आप प्लान कर रहे हो कि कैसे इसको याद करना है, कैसे ये कोशिश कर रहे हो मेटा कंपोनेंट में। फिर आप उसको एक्चुअली में लिख रहे हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसमें से नोट्स बना रहे हो, परफॉर्मेंस कंपोनेंट का यूज कर रहे हो। और लास्ट में ये लिखा हुआ है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, जिसका यूज आप करते हो उस नॉलेज को गेन करने के लिए और स्टोर करने के लिए। तो ये आपकी कैपेसिटी ऑफ लर्निंग है कि आप कितना एक बार में लर्न कर सकते हो, कितनी आपकी कैपेसिटी है। तो ये सारी चीजें एक साथ काम करती हैं हमारे कंपोनेंशियल थ्योरी के अंदर। तो यहाँ पे मेटा कंपोनेंट आ गया, हायर ऑर्डर प्रोसेसेस, परफॉर्मेंस कंपोनेंट आ गया जब हम उसको परफॉर्म करते हैं जो हम सोच रहे हैं, और एक्विजिशन करते हैं मतलब हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। तो ये इसमें कंपोनेंशियल को हम एनालिटिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव फेसेट। अब जैसे एकेडमिकली और एनालिटिकली अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्रिएटिविटी का इतना यूज नहीं होता। इस पर्टिकुलर जो इंटेलिजेंस में हम क्रिएटिविटी का इतना यूज नहीं करते, हम सिर्फ जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके समझ के याद रखने की कोशिश करते हैं, कंपोनेंशियल वाले पार्ट की। लेकिन अगर हम एक्सपीरियंशियल थ्योरी की बात करें तो इसमें हम क्रिएटिविटी का भी यूज करते हैं। यहाँ पे हम अपने एक्सपीरियंस का यूज कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी का यूज कर रहे हैं। तो इट इज द एबिलिटी टू सक्सेसफुली डील विद न्यू एंड अनयूजुअल सिचुएशंस बाय ड्रॉइंग ऑन एक्जिस्टिंग नॉलेज। अब आपको कंपोनेंशियल कंपोनेंट ने एक नॉलेज दे दिया ऑलरेडी। अब क्या होगा, जब आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आगे आएगी या आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आपको उस नॉलेज को यूज करना है, तो अब आपकी ये एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस आपको हेल्प करेगी कि उस नॉलेज को यूज कैसे करना है आपने। तो जो हाई क्रिएटिव इंटेलिजेंस में होते हैं वो गलत आंसर कई बार दे सकते हैं, क्योंकि वो चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। जो क्रिएटिव नहीं होता वो पर्सन क्या सोचता है कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है जो वो उसको लर्न कर लेता है हमेशा के लिए, इसलिए वो कभी गलत नहीं होता। लेकिन जो बहुत ही क्रिएटिव लोग होते हैं वो एक ही क्वेश्चन के कई आंसर सोच के रखते हैं, और उसमें से हो सकता है कि सारे आंसर्स ठीक ना हो, कुछ आंसर्स गलत भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो क्रिएटिव है तो उन्होंने इतने सारे आंसर्स उसके सोच लिए हैं। तो यही चीज एक्सपीरियंशियल आपकी इंटेलिजेंस बताती है। जहां आपने एक चीज का एक सॉल्यूशन लर्न कर लिया वो तो आपकी कॉम्पोनेंशियल उससे किया, आपने कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस से किया था। लेकिन अगर आप उसी को यूज करके, उसी इन्फॉर्मेशन को यूज करके उसके और भी आंसर्स निकाल पा रहे हो, और भी तरीके निकाल पा रहे हो उसको सॉल्व करने के, तो वो आप एक्सपीरियंशियल से कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप क्रिएटिव हो और धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो रहा है चीजों को नए नए तरीके से सॉल्व करने का। तो thus creative intelligence involves insight, synthesis and ability to react to novel situations and stimuli. तो स्टर्नबर्ग कंसीडर इज एज एन एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। अगर हम एक ऑलरेडी करे हुए काम को दोबारा दोबारा करते हैं तो आप उसमें और बेटर होते जाते हो, आप उसको और अच्छे तरीके से लिखते जाते हो। सपोज आप ये थ्योरी एक बार आपने पढ़ी, फर्स्ट टाइम आपने पढ़ी, तो आपने सिर्फ वो याद कर लिया जो मैंने इसमें आपको बताया। 3 चीजें होती हैं, तीनों के सब थ्योरीज होती हैं। आप इसको दोबारा पढ़ोगे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो आपके आंसर्स में आप कुछ नई नई चीजें ऐड करते जाओगे, नए एग्जाम्पल्स ऐड करते जाओगे। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप इसमें भी नया तरीका ढूंढते जाओगे इस आंसर को लिखने का, इस थ्योरी को समझने का। तो पहली बार जो आपने सुना उसके कंपेयर में अगर आप 10वीं बार इसको सुनोगे तो आपको और बेटर समझ में आएगी और ज्यादा अच्छे से आप उसको समझा पाओगे या लिख पाओगे। तो यही है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, जो एक तो क्रिएटिविटी के साथ, क्योंकि आप जब उसको इतने बार रिवाइज करके लिखते हो आंसर्स, तो आप बहुत क्रिएटिव आंसर लिख सकते हो, आप उसको अपने तरीके से समझा सकते हो, आप अपने एग्जाम्पल देकर समझा सकते हो, क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो आपकी क्रिएटिविटी भी दिख रही है और आपका एक्सपीरियंस भी दिख रहा है इसमें। सो स्टर्नबर्ग
बोलते हैं कि ये जो है ना, ये एक्सटर्नल रियलिटी की बात कर रही है ये वाली इंटेलिजेंस। जैसे ऊपर वाली इंटेलिजेंस जो हमने पढ़ी वो एकेडमिक्स की ही बात करती है, लेकिन इस वाली इंटेलिजेंस में हम एक्चुअली रियल वर्ल्ड में कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं वो यहाँ पे दिखता है कि कोई कितना क्रिएटिवली सोच सकता है और वो कितना अच्छे से एडजस्ट कर सकता है नई सिचुएशंस में। स्टर्नबर्ग बिलीव दैट मोर इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स विल आल्सो मूव फ्रॉम कॉन्शियसली लर्निंग इन अ नोवेल सिचुएशन टू ऑटोमेटिंग द न्यू लर्निंग सो दैट दे कैन अटेंड टू अदर टास्क। अब इसमें हमने दूसरा वर्ड एक पढ़ा था ऑटोमेशन, उसका क्या मतलब है? दिस ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब आप किसी चीज को इतने अच्छे से समझ जाते हो कि आपको उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, वो काम आप ऑटोमेटिकली कर लेते हो। अब सपोज आपको गाड़ी चलानी आप सीख रहे हो पहली बारी, तो जब फर्स्ट टाइम आप सीखोगे आप उसको बहुत ध्यान से और हम उसी पे ध्यान रख के कॉन्शियसली सीखोगे एक एक चीज पे। धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी गाड़ी चलाने का जो स्किल है वो ऑटोमेटेड हो जाएगा। मतलब कि गाड़ी चलाते चलाते आप फोन भी देख रहे हो, आप कुछ खा भी रहे हो, आप किसी से बात भी कर रहे हो, लेकिन वो जो आप गाड़ी चला रहे हो वो आपका ऑटोमेटिकली काम हो ही रहा है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो नॉवल सिचुएशन से कब ऑटोमेशन में आना है, इसी को एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी बोला गया है कि आप कैसे नई सिचुएशन को धीरे धीरे इतना यूज टू कर लेते हो कि वो ऑटोमेटिकली वो चीज आप करने लग जाते हो, फिर आप नया कुछ कर सकते हो। तो वो जो आप टाइम उस पर लगा रहे थे, अब उसकी जगह आप नई चीज सीखने में अपना टाइम लगा सकते हो। तो इससे पता चलता है कि आप कितना अच्छे से वो टास्क परफॉर्म कर पा रहे हो। स्टर्नबर्ग splits the role of experience into two, novelty and automation. नॉवल मतलब न्यू होता है, कोई नया एक्सपीरियंस, तो पहली बार अगर आप कर रहे हो, तो कोई आप पहली बार कोई सिचुएशन को अगर हैंडल कर रहे हो तो आप उसमें से क्या क्या तरीके निकाल सकते हो उसको हैंडल करने के। ऑटोमेटेड का मतलब है कि वो पहले से आपने बहुत बार कर रखा है और आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, वो काम ऑटोमेटिकली हो रहा है, आप उसके साथ साथ दूसरा भी कोई काम कर रहे हो। जैसे अगर आपने कोई आंसर जो है पहले से बहुत बार वो थ्योरी पढ़ी हुई है और आपको पूरा अच्छे से याद है, तो आप उस थ्योरी को पढ़ते पढ़ते साथ में उसकी कुछ और भी काम कर सकते हो, आपको इतना ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो ऑटोमेशन होता है। फिर तीसरा कंपोनेंट आता है कॉन्टेक्सुअल और प्रैक्टिकल, जिसको बोला गया। प्रैक्टिकल क्यों है? क्योंकि ये हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड है, कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है। तो इसके अंदर हमने कौन से कंपोनेंट्स देखे थे? हमने इसमें अडेप्टेशन देखा था, सिलेक्शन देखा था, शेपिंग देखी थी। तो यहाँ पे देखो कॉन्टेक्सुअल में क्या है कि एक तो इसको ये बोल रहे हैं कि ये मेंटल एक्टिविटी है विच इन्वॉल्व्स इन अटेनिंग फिट टू कॉन्टेक्स्ट। फिट टू कॉन्टेक्स्ट मतलब हमें कैसे अपने एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट करना है, फिट होना है अपने एनवायरमेंट में, किसी तरीके से फिट होना है, या तो अपने आप को फिट करना है या एनवायरमेंट को फिट करना है। तो हम जैसे एवरीडे लाइफ में अपने आप को किस तरीके से चेंज करते हैं, हमारी नॉलेज को हम इंक्रीज करते हैं, हम क्यों न्यूज़ देखते हैं, हम क्यों जब भी कोई नई कोई चीज़ आती है मार्केट में उसको यूज़ करने की, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया में हम क्यों अपने आप को कोशिश करते हैं कि अगर कोई नया आया तो उसको यूज़ करके देखें। अब जैसे व्हाट्सएप नया आया था तो बहुत सारे लोगों ने धीरे धीरे उसको सीख लिया और आज के टाइम पे सबको आता है वो। सपोज अगर आपको कोई ऐसा मिले अभी के टाइम पे जो बोले मुझे व्हाट्सएप नहीं आता चलाना, इसका मतलब उसने अपने एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट ही नहीं किया, उसने फिट होने की कोशिश ही नहीं की। तो जैसे एनवायरमेंट चेंज होता है हमें उसके साथ फिट होना पड़ता है, उस एनवायरमेंट के साथ। तो नहीं हो पा रहे हैं तो अपना एनवायरमेंट बदलो। फिर अगर ऐसा पर्सन है जो कहता है कि मुझे नहीं होना है फिट, मुझे नहीं सीखना है सोशल मीडिया, तो इस केस में उसको ऐसा एनवायरमेंट चूज करना पड़ेगा जहां पे उसको उस चीज का काम ही ना लगे। क्योंकि जैसे आजकल आपको पता है कि वर्चुअल मीडिया का यूज करके पढ़ाई हो रही है, लेकिन अगर कोई पर्सन नहीं सीखना चाहता उसको यूज करना, तो वो ऐसी जगह पे नहीं रह सकता जहां पे उसका यूज हो रहा है प्रोफेशन में भी। फिर उसको अपनी जगह ही बदलनी पड़ेगी, अपना एनवायरमेंट बदलना पड़ेगा ताकि उसको प्रॉब्लम ना आए उसमें फिट होने में। तो ऐसी जगह चले जाए जहां पे नहीं होता। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस enables us individual to understand what needs to be done in a specific setting. Through the three processes of adaptation, shaping and selection, individuals create an ideal fit between themselves and their environment. ऐसे लोगों को स्ट्रीट स्मार्ट या बिजनेस स्मार्ट बोला जाता है, क्योंकि वो इतने स्मार्ट होते हैं, इतनी स्मार्टनेस उनमें होती है कि जिस चीज की रिक्वायरमेंट है अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बदल लेते हैं। जैसे बिजनेसमैन करते हैं, बिजनेसमैन जैसे ही देखते हैं कि लोगों को किसी चीज की नीड है तो वो अपने बिजनेस में उस चीज को ऐड कर लेते हैं, तो उसको बिजनेस स्मार्ट या स्ट्रीट स्मार्ट बोल सकते हो। Adaptation occurs when one makes a change within oneself in order to better adjust to one surrounding. तो आप अपने टेम्परेचर के एडजस्ट करने के लिए कैसे, आप ठंड पड़ती है तो कपड़े पहन लेते हो, तो वो क्या हुआ, वो अडेप्टेशन ही तो हुई है। शेपिंग का मतलब आप अपने आप को चेंज करते हो, अपने बिहेवियर को चेंज करते हो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब आप कैसे शेप करते हो अपना बिहेवियर? सपोज आप किसी स्कूल में गए हो, अगर वहाँ आपको पता है कि उस स्कूल में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है, वहाँ पे बिल्कुल भी बात करना एक दूसरे से क्लास में अलाउड नहीं है, बहुत स्ट्रिक्टनेस है, तो आप अपने बिहेवियर को शेप कर लेते हो उसके अकॉर्डिंग। अगर आप उसी की जगह पे दूसरी जगह कहीं गए हो जहाँ पे बहुत ही लीनियंसी है, वहाँ पे सब क्लास में शोर करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका बिहेवियर वैसा ही दिखेगा। तो आप अपना बिहेवियर शेप कर लेते हो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। टीचर में इन्वोक अ न्यू रूल ऑफ रेजिंग हैंड टू स्पीक टू एंश्योर। इन्होंने एग्जांपल दिया, मान लो किसी टीचर ने रूल बनाया कि आप अपना हाथ ऊपर करके आंसर कर सकते हो, तो यू कैन रेज योर हैंड बिफोर आंसरिंग। तो आप भी उसी चीज को सीख जाओगे कि क्लास में ये रूल है कि मुझे अपना हाथ हमेशा ऊपर करना है बोलने से पहले। तो ये है शेपिंग, आपने अपने आप को शेप कर लिया उसके अकॉर्डिंग। फिर आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब दूसरा एनवायरमेंट चूज कर लेना। सपोज आप अपने एनवायरमेंट में खुश नहीं हो तो आप दूसरा एनवायरमेंट चूज कर लेते हो। जैसे इमिग्रेंट्स होते हैं, अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं क्योंकि उनको वहां जॉब उस हिसाब से मिल जाती है, जो जहाँ जिस तरह की जॉब उनको यहाँ मिल रही है वहां उसमें वो फिट नहीं हो रहे, तो वो अपनी जॉब कहीं और ढूंढ लेते हैं जहाँ पे वो फिट हो सके। तो ये हम डे टू डे लाइफ में बहुत जगह देखते हैं और करते भी हैं। तो स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इन्हीं सारी नॉर्मल चीजों की बात करती है जो हम ऑलरेडी करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, एक बैलेंस बना दिया है एनालिटिकल इंटेलिजेंस के बीच में, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। कि हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी होती है हमारे अंदर, कईयों में ज्यादा हो सकती है जो अकेडमिकली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कईयों में क्रिएटिव ज्यादा हो सकती है, कईयों में प्रैक्टिकल ज्यादा हो सकती है। तो तीनों ही टाइप की इंटेलिजेंस हम सब में होती है जो हम कलेक्टिवली यूज करते हैं। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि हम कभी भी, अगर कोई एनालिटिकली ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वो कभी भी क्रिएटिविटी यूज नहीं करता, ऐसा आप नहीं बोल सकते। हर पर्सन अपनी लाइफ में तीनों चीजों का यूज करता है और ये तीनों चीजें मिलकर कलेक्टिवली इंटेलिजेंस क्रिएट करती है अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग। अब इसकी इवैल्यूएशन में क्या है, कैसे लोगों ने इसकी तारीफ करी है या कैसे क्रिटिसाइज किया है?
पहले तो ये बोला गया इस थ्योरी के बारे में कि ये थ्योरी गार्डनर की थ्योरी से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि गार्डनर ने डोमेन्स बताए थे कि क्या क्या डोमेन्स होते हैं। लिंग्विस्टिक एक डोमेन है, म्यूजिकल एक डोमेन है। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने प्रोसेस बताया है कि इन्फॉर्मेशन को हम कैसे प्रोसेस करते हैं। तो इनकी थ्योरी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग की कैटेगरी में आती है। जैसे हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो पढ़ी थी, वो भी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग की कैटेगरी में आती है। तो ये दोनों थ्योरीज ऐसी हैं जो इन्फॉर्मेशन को हम कैसे प्रोसेस करते हैं वो बताती हैं। लेकिन बाकी थ्योरीज की अगर हम बात करें जिसमें डोमेन्स बताए गए हैं, वो सारी साइकोमेट्रिक की कैटेगरी में आती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है, इसलिए ये लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है। इससे लगता है कि समझ में आता है कि हम कैसे एक्चुअली में यूज़ करते हैं हम इन्फॉर्मेशन को। डोमेन्स का पढ़ के हमें ये लगता है ठीक है हमारे अंदर ये डोमेन्स हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारा उसका क्या यूज़ है। लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हम कैसे उसको प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को, हमारी इंटेलिजेंस काम कैसे करती है। तो ये इसके बारे में इन्होंने एप्रिसिएशन लिखी हुई है कि ये थ्योरी इसलिए बेटर मानी जाती है। अब इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। क्रिटिसाइज ये किया गया है कि इनकी थ्योरी को हम ना ये अनएम्पिरिकल नेचर की है। अनएम्पिरिकल मतलब जिसको हम साइंटिफिकली नहीं टेस्ट कर सकते। और ये कहते हैं क्योंकि स्टर्नबर्ग ऐसा कहते थे कि जैसे पुरानी जितनी भी थ्योरीज हैं उसके जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट हैं वो सब बेकार है। उससे हम किसी की प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस चेक नहीं कर सकते। आप इंटेलिजेंस मतलब अगर आप टेस्ट लेते हो किसी का इंटेलिजेंस का, तो आप उसे उसकी एनालिटिकल चेक कर सकते हो, ठीक है, थोड़ी बहुत क्रिएटिव चेक कर सकते हो, पर प्रैक्टिकल कैसे चेक करोगे? प्रैक्टिकल तो रियल लाइफ में वो कैसे अपने आप को मोल्ड कर रहा है, वो आप टेस्ट से कैसे चेक करोगे? उस चीज को ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि स्टर्नबर्ग ने गलत बोला, ऐसा कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि जितने भी टेस्ट पहले थे उससे भी हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टर्नबर्ग की उस बात को नहीं मान रहे हैं, इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। प्लस ये जो एक और चीज बोली है, दास ने बोला है, जिनकी वो पास थ्योरी थी, उन्होंने बोला है कि जो स्टर्नबर्ग की थ्योरी है ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग की कैटेगरी में आती है, साइकोमेट्रिक की कैटेगरी में नहीं आती है। तो इसको हम मेजर कर ही नहीं सकते साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट से, क्योंकि जितने भी साइकोमेट्रिक अप्रोच वाली थ्योरीज हैं, जैसे प्राइमरी मेंटल एबिलिटी वाली थ्योरी हो गई या यूनिफैक्टर टू फैक्टर थ्योरी, वो सब कह रहे हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम उसको मेजर कर सकते हैं, पर इनकी थ्योरी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं बेसिकली कि ये मेजर नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। एज फॉर द क्रिएटिव कंपोनेंट, स्टर्नबर्ग मॉडल स्टडी क्वेश्चन वेदर इट्स मीनिंगफुल टू क्रिएट क्रिएटिविटी एज अ कॉग्निटिव एबिलिटी। अब यहाँ पे एक तीसरा क्वेश्चन और उठाया है स्टर्नबर्ग की थ्योरी पे कि जो क्रिएटिव कंपोनेंट ये अपने इंटेलिजेंस में डाल रहे हैं, कह रहे हैं क्या वो एक्चुअली में कॉग्निटिव एबिलिटी मानी जाएगी, क्या वो अलग से लेंगे एनालिटिकल इंटेलिजेंस के, कि उसके अंदर ही लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हैं जिसकी वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। अब ये यूनिट भी खत्म हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू